मैं रविश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। क्या वाकई कृषि अध्यादेश के कानून बनने से किसानों को आज़ादी मिलने जा रही है? बिचौलिए समाप्त हो जाएंगे, किसान जहां चाहेंगे वहां बेच देंगे, लेकिन कहां बेचेंगे? क्या वहां कोई मंडी होगी, कोई खरीदार बैठा होगा, या गांव-गांव ढूंढेंगे? क्या एक राज्य से जब दूसरे राज्य में उपज लेकर जाएंगे तो वहां बिचौलिए नहीं होंगे? और जिन राज्यों में जहां एपीएमसी यानी मंडी सिस्टम नहीं है, जैसे बिहार है, क्या वहां के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य या उससे अधिक दाम मिल रहा है? जहां पर मंडी सिस्टम है, क्या वहां पर दाम मिल रहा है? तो एक तरह से किसान नाराज हैं। पंजाब हरियाणा के नाराज किसानों को क्या आढ़तियों या बिचौलियों के विरोध तक सीमित किया जा सकता है? इतना बड़ा सुधार हो रहा है तो इन्हीं मंडियों में एलईडी स्क्रीन लगाकर किसानों को समझाया नहीं जा सकता था कि अभी आपके सामने ये हो रहा है, आने वाले समय में ये होगा? इसकी जगह जनरल बात बोली जा रही है कि किसान बिचौलिए से आजाद हो जाएंगे। कृषि अर्थशास्त्री देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि अमेरिका में भी एक देश एक बाजार बनाने का प्रयास दशकों से किया गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाई गई, इसके बाद भी वहां के किसान संकट में हैं। अमेरिका के किसानों की आमदनी लगातार घटती जा रही है, उन्हें सब्सिडी देनी पड़ती है। भारत में 6% किसानों को ही न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलता है। 94% किसान खुले बाजार में अपना माल पहले से ही बेच रहे हैं। तो ये सुधार क्या हुआ? क्या उन्हें ओपन मार्केट में बेचने से कोई लाभ हुआ है? कोई डेटा है? क्या वे घाटे में हैं? क्या वे फायदे में हैं? जीएसटी के समय भी कहा गया कि इससे जीडीपी बढ़ जाएगी, क्या बढ़ गई? बातों में सुनहरे ख्वाब होंगे और झड़ रहे हैं सर के बाल होंगे। लोकसभा में विधेयक पास होने के बाद विपक्षी दल आक्रामक हो गए, पहले से होना चाहिए था। किसान सड़क पर प्रदर्शन कर रहा है और विपक्ष के नेता ट्विटर पर एक्टिव हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मोदी जी ने किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, लेकिन मोदी सरकार के काले कानून किसान खेतीहर मजदूर का आर्थिक शोषण करने के लिए बनाए जा रहे हैं। ये जमींदारी का नया रूप है और मोदी जी के कुछ मित्र नए भारत के जमींदार होंगे। नमस्कार, आपके अपने शो देश की बहस के साथ मैं दीपक चौरसिया एक बार फिर हाजिर हूँ। देश की बहस के ड्रेस कोड के साथ हूँ। आप जानते हैं न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम न सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है न्यूज नेशन के खुलासे पर दिशा की मौत की सीबीआई जांच हो। टेक्निकली ये केस अभी सीबीआई के पास नहीं है। इसे 58% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे। न्यूज नेशन की महा कवरेज में हम आपको दिशा की मौत के चश्मदीद के एक एक खुलासे से रूबरू करा रहे हैं। न्यूज नेशन पर चश्मदीद के खुलासे के बाद देश भर में चर्चा तेज हो गई है। ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में है न्यूज नेशन की मुहिम। वहीं देश भर में अब दिशा की मौत की भी सीबीआई जांच की मांग उठने लगी है, क्योंकि टेक्निकली अभी ये केस नहीं है सीबीआई के पास। चश्मदीद ने रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे किए हैं और दावे किए हैं। उसके मुताबिक दिशा के साथ हैवानियत हुई, वो खुद भी रो पड़ा और दिशा ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई। चश्मदीद ने यह भी दावा किया कि वो सीबीआई को सारी बातें बताएगा अगर उसको बुलाया जाएगा। आपको बता दें कि दिशा की मौत के पहले चश्मदीद आपके अपने चैनल न्यूज नेशन से संपर्क किया था। उसके ऑडियो वीडियो की हर बातें हम सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रख रहे हैं। हमारे पास उसका आधार नंबर भी है जो जांच एजेंसी को सौंपा जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सुशांत की मौत की कड़ी दिशा से जुड़ेगी और क्या वाकई ये जुड़ी हुई है? क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी ने कहा था कि दिशा की मौत की खबर मिलने के बाद सुशांत बेहद परेशान हो गया था। और इसी से जुड़ा है हमारा आज का सवाल, क्या दिशा की मौत की मिस्ट्री की भी सीबीआई जांच हो? टेक्निकली ये जांच अभी सीबीआई के पास नहीं है। इसको लेकर विनीत थांडा सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, लेकिन अभी उस पर सुनवाई हो रही है। मंडे को वो न्यूज नेशन के सबूतों के साथ फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए वोटिंग के विकल्प क्या है, मोबाइल ऐप है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों देश में बाजार अर्थव्यवस्था बुरी तरह लड़खड़ा चुकी है। सर्विस सेक्टर तहस नहस हो चला है। औद्योगिक उत्पादन नेगेटिव में जा रहा है। सरकारी खजाना खाली है, लेकिन देश चलाना है और देश चलाने के लिए सरकार को अब पैसा चाहिए। यह पैसा इंडस्ट्री से आ नहीं सकता है क्योंकि वहां पर उत्पादन हो नहीं पा रहा है। जो उत्पादन हो रहा है उसकी खरीद के लिए कंज्यूमर की जेब में पैसा नहीं है। पैसा आएगा तो कहां से आएगा? और पहली बार आजादी के बाद सरकार की बड़ी तीखी नजर इस देश की कृषि अर्थव्यवस्था पर गई है।
एक ऐसी इकोनॉमी जो अपने आप को अपने तरीके से अभी तक चलाती आ रही थी। पीढ़ियां की पीढ़ियां इस देश में अनाज उपजाकर इस देश का पेट भर रही थी, लेकिन अब उस अनाज पर भी इस देश की कॉरपोरेट और इंडस्ट्री का कब्जा कैसे हो जाए और उस कब्जे की एवज में सरकार को कितना कमीशन किस रूप में मिल जाए। और इतना ही नहीं, वह सारे कानून जिसके जरिए इस देश में व्यवस्था थी कि कोई जमाखोरी नहीं कर सकता है, उसको भी लेजिटिमाइज कर दिया जाए, यानी उसको भी मान्यता दे दी जाए, कानूनी दर्जा दे दिया जाए। तो फिर वह कंज्यूमर जिसकी जेब में जरा सा भी पैसा बचा है, जो अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास का है, वह जरा आज सोचना शुरू कर दे कि आने वाले वक्त में उसके पास जो चावल आएगा, जो गेहूं आएगा, जो आलू आएगा, जो प्याज आएगा, उसकी कीमत किसान को नहीं मिलेगी और उसकी कीमत किसान ने जितनी लागत से उसका उपज को पैदा किया है उससे उसको नहीं जोड़ा जाएगा। जो प्राइवेट लोग होंगे जिन्होंने उसको खरीदा हुआ है वही चीजें तय करेंगे और वह कीमतें बढ़ाने के लिए खुले तौर पर जमाखोरी भी कर सकते हैं। इस देश के किसानों की स्वतंत्रता कभी रही नहीं, उसने अपनी उपज की कीमत कभी लगाई नहीं, सरकार ने तय की। लेकिन स्थिति यह आ गई और इस देश के किसान को इस रूप में हाशिए पर ढकेल दिया गया कि वह किसान जो भी उपजाता है उसको अगले दिन बेचना उसकी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि उसकी जिंदगी उसी पैसे से चल सकती है। कहीं किसी ने कर्ज लिया हुआ है, कहीं बच्चों की फीस देनी है, कहीं अब दूसरी फसल बोने के लिए बीज चाहिए, खाद चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था चाहिए। सरकार तो हर जिम्मेदारी से मुक्त रही है, किसान एक अपनी इकोनॉमी से अपनी चीजों को चलाता रहा है और अब बड़ी तीखी और तिरछी नजर सरकार की इसी इकोनॉमी को लेकर है। और यह सब कुछ अचानक नहीं हो रहा है और यह सब कुछ अनजाने में नहीं हो रहा है, बहुत ही सोची समझी सोच के साथ हो रहा है। लेकिन तीन स्थितियां बहुत साफ है। पहली, किसान एक मजदूर के तौर पर सिर्फ अनाज उपजाए, उसकी एवज में जो खरीदार मिलेगा वह कितने भी औने पौने दाम में उसको दे देगा और उसको जीवन चलाना होगा और बाजार में वो किस कीमत में बिकेगा यह खरीदने वाला तय करेगा और खरीदार सरकार नहीं होगी। खरीदार द्वारा तय की गई कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के तहत नहीं होगी। दूसरी बात, किसानों को अभी तक जो राहत, जो खास तौर से बड़े किसान हैं, मजबूत किसान हैं, हरियाणा और पंजाब जैसी जगहों पर हैं, यहां पर जो मंडियों की स्थिति है वो कमोवेश मजबूत रही है। आने वाले वक्त में मंडियां भी धीरे धीरे उसी पीएसयू की तरह कंगाल और कमजोर हो जाएगी, जिन मंडियों को भी कॉरपोरेट और प्राइवेट सेक्टर अपने लिहाज से खरीद लेगा, वही चलाएगा इसको। और तीसरी स्थिति, जमाखोरी को पूरे तरीके से मान्यता मिल जाएगी। इन तीन परिस्थितियों के अक्स में जरा इस देश की परिस्थिति को आज समझने की कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि जो लोग खेती से नहीं जुड़े हैं लेकिन उनके घर में खेती का सामान ही उनकी पेट को भरता है, वह भी समझ लें कि आने वाले वक्त में होने क्या जा रहा है। क्योंकि तीन अध्यादेश, उत्पाद व्यापार और वाणिज्य, जो कि संवर्धन और सुविधा अध्यादेश है 2020 का, इसको लागू किया जा चुका है। किसान सशक्तिकरण और संरक्षण अध्यादेश लाया जा चुका है और आवश्यक वस्तु अधिनियम भी लाए जा चुके हैं। इन तीनों अध्यादेश के अक्स तले आप जब परखना शुरू करेंगे तो आप समझ जाएंगे कैसे धोखा दिया जाता है, कैसे फरेब किया जाता है और किस हुनर के साथ सरकार अध्यादेश के जरिए एक ऐसी स्थिति बना देगी जहां पर अपनी उपज को लेकर ही किसान आने वाले वक्त में खत्म हो जाए। सुधांशु त्रिवेदी, सीधा सवाल, हरसिमरत कौर बादल किसानों को बरगला रही है, राजनीति कर रही है? संदीप जी, जो हरसिमरत कौर जी ने जवाब दिया उसमें तो आपका जवाब मिल गया होगा। अगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में पेज नंबर 17, कांग्रेस की बात नहीं, उन्होंने इस्तीफा दिया कि आप सुन नहीं रहे। कांग्रेस पर आएंगे, बैठे हैं सुनील जाखड़, अभी मुस्कुरा रहे हैं, अभी परेशान होंगे। मैं वही तो जवाब दे रहा हूं भाई। हाँ। अरे जो लिखित में मैनिफेस्टो में लिखा, पेज नंबर 17, पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 21 कि हम एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हटाएंगे। हम ये जो ट्रेडिंग की जो बंदिशें लगी है किसान पे वो हटाएंगे। और बताया 2017 में खुद जो है पंजाब की सरकार लेके आई। अब राजनीति कौन कर रहा है? यही तो हरसिमरत कौर। पहले हरसिमरत कौर जो आपके सबसे पुराने घटक की इकलौती मंत्री थी केंद्रीय मंत्रिमंडल में, वो इस्तीफा दे देती हैं, वो कहती हैं सरकार सुन नहीं रही, उसका जवाब दीजिए ना।
गुमराह कर रही हैं क्या, बरगला रही हैं किसानों को, राजनीति कर रही हैं हरसिमरत कौर? संदीप जी, इतनी जल्दी तो आपकी विस्मृति नहीं हो सकती कि 2 मिनट पहले सुना होगा वाक्य आप भूल गए क्या? उन्होंने ये तो नहीं कहा सरकार नहीं सुन रही, उन्होंने कहा हम तो गए किसानों के पास, हमने पूछा कौन सा क्लॉज है बताओ भाई, हम चेंज करवा दें। एमएसपी पे लिखित भी दिलवा दिया, फिर भी उनमें विश्वास नहीं हो रहा इसलिए हमने किया। तो ये अविश्वास कौन आप पैदा तो कर पास रहा? करवा रहे हैं। देखिए सुधांशु त्रिवेदी, आप बताइए, आप इतने पढ़े लिखे इंसान हैं, आप डॉक्टर हैं और पीएचडी की है, तो डॉक्टर की उपाधि मिली। सुनिए, जो ये शंकाएं कब होती हैं सुधांशु त्रिवेदी, शंकाएं कब होती हैं कि बातचीत नहीं हुई? यही तो हरसिमरत कौर बादल कह रही है, किसानों से बात नहीं की। किसानों से बात कर लो, बात खत्म। वो कह रहे हैं संख्या बल पर आप ये बिल लेकर आ रहे हैं, ये हरसिमरत कौर बादल के शब्द हैं। फिर संदीप जी आप भूल गए, जरा रिवाइंड करिए। क्या आप बोल रहे हैं? हरसिमरत कौर बादल ने कहा किसानों के पास गए अकाली दल वाले और बताया कि एमएसपी नहीं हट रहा है। उन्होंने कहा इस एक्ट में बताओ कौन सा सेंटेंस हटाना है, नहीं कोई बता पाया। उन्होंने कहा फिर भी अविश्वास उत्पन्न हो रहा, तो जो प्रधानमंत्री ने कहा वो बिल्कुल सच है, जो लिखा है उसको आदमी मानने को तैयार नहीं। आपने समझाया किसी को, किसान संगठनों को बुलाया, यही तो हरसिमरत कौर बादल कह रही है, संख्या के बल पर बिल पास करवा रहे हो। आपने बात की या अभी बात करने की कोई जरूरत नहीं, आपने तय कर लिया, फायदा क्या है किसानों का? किसान खामखा आंदोलित हैं। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं जब सारी चीज लिखित पढ़त में है, कह दिया गया, प्रधानमंत्री ने भी कहा लिखित पे एमएसपी नहीं हट रहा है, और बात ये कौन कर रहा है संदीप जी? 2014 में हमारी सरकार आई थी, याद करिए डब्ल्यूटीओ में बाली की जो बैठक थी वो किस आधार पे भारत ने डिस्टर्ब किया था उसको, कि पिछली सरकार जो लिखित में समझौता करके आई थी उसके हिसाब से आज तक हम एमएसपी देने लायक ही नहीं रहते। हमारी सरकार ने वो मुआहदा तोड़ दिया था। अच्छा ये बताइए, एमएसपी पर कितनी खरीदी होती है सुधांशु त्रिवेदी? देश में एमएसपी पर कितनी खरीदी होती है? आप एमएसपी कह रहे हैं। अब मेरे पॉइंट पे आए हैं। अब मैं बोल, मुझे शांति से बोलने दीजिएगा। यहाँ दूसरे वाक्य पे आप बोलेंगे तो फिर ठीक नहीं। हाँ बोलिए ना, होने दीजिएगा। हाँ मैं बताता हूँ, ये देश जब जहां से बात शुरू हुई थी उस जमाने में तो स्कूटर कार खड़ी भी सरकारें बनाती थी। जब वो क्षेत्र ओपन हुए तो वहां प्रगति हुई कि मामला नीचे चला गया। बताइए 90 के दशक में जब प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स भी आए थे कि हाँ भाई वो भी दिखाएंगे, इसका मतलब नहीं दूरदर्शन बंद हो जाएगा, आकाशवाणी बंद हो जाएगा। उससे विस्तार हुआ कि नहीं हुआ? अब बताइए, एक कलम बनाने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी बेच सकता है देश में, मगर किसान बंधक है कि वो एक ही जगह पे बेचेगा, जिसकी वजह से मिनिमम ये गलत जानकारी दी जा रही है पूरे देश को। एक मिनट सुधांशु, मैं करेक्ट करूंगा, सिर्फ इंटरवीन कर रहा हूं छोटा सा। किसान के ऊपर कोई बंदिश नहीं थी, कारोबारी आड़ती कहीं और नहीं बेच सकते थे। हरियाणा के किसान पंजाब जाके अपनी फसलें बेचते आए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हरियाणा जाते हैं, ये बहुत पुराना है। और वैसे भी 10-5 बीघे का किसान, कोई पंजाब वाला किसान केरला में जाके बेचने भी नहीं वाला, वो अपनी मंडी में ही। है नए बिल के मुताबिक एपीएमसी मंडियां तो चलती रहेंगी, लेकिन इसके बाहर भी उपज को बेचा जा सकता है। यानी ये किसानों पर है कि वो अनाज या गल्ला मंडी में ले जाकर अपना अनाज बेचना चाहते हैं, या मंडी के बाहर कहीं किसी कंपनी, फैक्ट्री या कारखाने में सीधे बेचना चाहते हैं। दोनों विकल्प रहेंगे, ओपन मार्केट रहेगा। इसका विरोध क्यों होना चाहिए, ये बात समझ नहीं आती। खरीदने वाले ज्यादा होंगे या बेचने के ज्यादा विकल्प होंगे तो जाहिर तौर पर किसानों को पहले से बेहतर मिलेगा, लेकिन आढ़तियों या बिचौलियों का नुकसान हो सकता है, उनका कमीशन घट सकता है। इसके अलावा किसानों का क्या कहीं नुकसान है, ये सवाल हमने पूछा एक्सपर्ट से। सुनिए उनकी राय। अमेरिका और यूरोप में इतना भयंकर संकट है एग्रीकल्चर का, इसके बारे में तो हमारे इकोनॉमिस्ट नहीं जानते या नहीं बताना चाहते। अब देखिए 7 दशकों से अमेरिका में ये ओपन मार्केट इकोनॉमी थी, वहां पर कोई एमएसपी नहीं है, वहां पर कोई एपीएमसी की मंडी नहीं है, वहां पर पूरा नेटवर्क है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा रूरल का, हम सब जानते हैं। उसके बावजूद हम ये भी जानते हैं कि वहां पर वॉलमार्ट भी है जिसके पास कोई स्टॉक लिमिट नहीं है। इससे बड़ी कंपनी कौन सी हो सकती है? ये भी हम जानते हैं कि वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है, कमोडिटी ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एक्सचेंज जो है शिकागो में है। उसके बावजूद भी अमेरिकन एग्रीकल्चर इज पासिंग थ्रू ए टेरिबल क्राइसिस। The chief economist of the US Department of Agriculture has gone on record saying कि American farmers की जो income है since 1960s has been on a steep decline. आजकल भी अगर हम देखें तो the rate of suicide in rural America is 45% higher than the rate of suicide in urban America. जो bankruptcy खड़ी है किसानों के सिर पे वो $425 बिलियन की है।
अब मुझे बताइए कि जो मॉडल वहां पर फेल हो चुका है, जो यूरोप में फेल चुका है, यूरोप में आज अगर टिका हुआ है एग्रीकल्चर तो वो सब्सिडीज के ऊपर टिका हुआ है। हम जानते हैं कि OECD कंट्रीज की सब्सिडीज हर WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग से पहले चर्चा में होती है, और वो इतनी सब्सिडीज हैं कि जो मार्केट है एक्चुअली वो सर्वाइव करती है या थ्राइव करती है उन सब्सिडीज के सिर पर। अभी देखिए OECD की फिगर्स हैं, लेटेस्ट जो फिगर है 2018 की है मेरे पास, कि $246 बिलियन की सब्सिडी एग्रीकल्चर में जाती है, जिसमें $100 बिलियन सिर्फ यूरोप के लिए जाता है। और वो अगर यूरोपियन एग्रीकल्चर में आप ये हटा दीजिए सब्सिडीज तो उनका एग्रीकल्चर भी कोलैप्स करता है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज हमारे इकोनॉमिस्ट क्यों नहीं देख सकते कि अमेरिका और यूरोप से आगे, ये क्यों नहीं देखते कि इंडिया के लिए हमें वो फेल्ड मॉडल नहीं चाहिए। व्हेन विल वी लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर कंट्रीज। वहां तो सब्सिडीज थी, ह्यूज सब्सिडीज। अब देखिए अमेरिका में हर फार्मर को एवरेज जो है $60,000 हर साल मिलते हैं एज सब्सिडी सपोर्ट। इंडिया में $200 से ज्यादा सब्सिडी सपोर्ट नहीं मिलती है। अब इंडिया की एक स्ट्रेटजी है कि अगर हम ग्रीन सब्सिडियों की भाषा में आप जानते हैं, अगर वो हटा दी जाए तो कनाडा और यूरोप का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट वो 40% ड्रॉप करता है। यानी मतलब उनका एग्रीकल्चर ही नहीं, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी सब्सिडीज पे टिका हुआ है। तो ये हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं ये कब देश की रियलिटीज को जानेंगे और एक फेल्ड मॉडल हमारे पे क्यों थोपा जा रहा है। यही हमने 2006 में किया था। 2006 में बिहार में यही कहा गया था कि सब अब बिहार विल बी अ हार्बिंगर ऑफ ए न्यू रेवोल्यूशन, पंजाब पीछे रह जाएगा, बिहार उसकी लीड लेगा। उन्होंने APMC मंडियां भी खत्म कर दी थी उस टाइम तो, और रिजल्ट ये हुआ 14 साल हो गए हैं। आपने देखा है कि जितना रिवर्स माइग्रेशन हुआ उसमें अधिकतर लोग बिहार गए हैं। 14 साल आपने जनरेशन का जो लॉस हुआ है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मेरा ये कहना है कि जो इकोनॉमिस्ट ने या जो पॉलिसी मेकर्स ने डिसीजन लिया था उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एक जनरेशन का पूरा लॉस हो चुका है जस्ट बिकॉज समबडी हैज दिस फैंसीफुल आइडिया कि मार्केट्स ऑपरेट वेरी वेल। क्यों नहीं बिहार में मार्केट्स ऑपरेट कर पाई अभी तक? क्या कारण है कि हर साल बिहार से जो प्रोड्यूस है अनस्क्रूपुलस ट्रेडर्स उसको लाके पंजाब और हरियाणा में बेचते हैं पैडी और व्हीट का? इससे मतलब साफ है कि दैट मॉडल फेल्ड टू शो इट्स वर्थ इन बिहार। अब जब बिहार में फेल हो चुका है, जब अमेरिका में फेल हो चुका है, जब यूरोप में फेल हो चुका है, हमारे इकोनॉमिस्ट क्या टेक्स्ट बुक के बाहर देखने की क्षमता नहीं रखते? व्हाट ए ट्रेजेडी ऑफ दिस कंट्री। व्हाई कांट वी बिल्ड अप आवर ओन सिस्टम जो कि देश के किसानों के लिए हित में हो? क्यों नहीं हम कर सकते? मुझे नहीं समझ आता कि why do you have to follow the prescription जो वर्ल्ड बैंक ने आपको दे दी है और आपको लगता है कि आपकी प्रमोशन तभी हो पाएगी आप उसको प्रमोट करते रहे। You know, to me, it's very clear that it is something like the delicensing of industry in 1991, because you are giving a better choice and opening up the markets where the processors and the farmers, or exporters and the farmers, or retailers and the farmers can join together. So the intermediation cost is likely to come down. There are two parts of this game. One is the politics part, because some states are upset that their mandi fee and all those revenues are likely to decrease. It reminds me of Indian Airlines times when there was only one airline and monopoly and could be high prices and lower quality. And when you create a competition and create 5 more airlines in the country, then the consumer gains. So the farmers should gain out of this. A few other things need to be fixed, but first the legal framework has to allow a competition, and I feel these 3 ordinances are in that direction. अब बिल के विरोध में हो रहे दूसरे बिंदु की बात करते हैं। दिल्ली या पंजाब या हरियाणा में जो किसान विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि सरकार MSP खत्म करना चाहती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अनाजों की सरकारी खरीद बंद करना चाहती है, ये बात कही जा रही है। यही चिंता कल संसद में विपक्ष के नेताओं ने भी जाहिर की। सरकार ने MSP की व्यवस्था तब शुरू की जब खाद्यान्नों की देश में कमी थी, खाद्यान्न संकट था। गेहूं और चावल उपजाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की जरूरत थी। अब वैसी जरूरत नहीं रही, तो किसानों को बाजार में सही भाव मिलने वाली फसल उगानी चाहिए, ये तर्क आ रहा है, ताकि सरकार पर भी MSP और भंडारण का बोझ ना पड़े और किसानों को भी अपनी फसल के अच्छे दाम मिले। इस विकल्प में क्या कुछ समस्याएं हैं, हमने एक्सपर्ट से पूछा। देखिए इसमें किसान की क्या गलती है? जब सरकार को व्हीट एंड पैडी चाहिए था तो आपने एनकरेज किया, उसको सारे प्रावधान दिए, एनेबलिंग एनवायरनमेंट दिया, MSP दिया। अब आप कहते हो कि आप इसको छोड़ के आप किसी और क्रॉप में चले जाइए। किसान बेवकूफ नहीं है।
देखिए किसान को अगर उससे अच्छा दाम मिलता है तो वो जाने को तैयार है। अब इन्होंने क्या किया, डाइवर्सिफिकेशन में सनफ्लावर, मेज, ये सब चीजें की। अब बताइए कि पिछले एक महीने के अंदर एमएसपी का जो एमएसपी के प्राइस की हम बात करें या मंडी की बात करें तो मक्की पे 600 रुपए पे क्रॉप बिकती है, बताइए, जबकि प्राइस एमएसपी 1850 रुपए है। तो किसान डाइवर्ट करेगा? आपका क्या है? किसान क्या आप समझते हैं कि वो बेवकूफ है? वो नहीं जानता कि उसका भी लाइवलीहुड है। ये हम लोग जो बैठे बैठे सोचते हैं ना कि ये नहीं कर रहा किसान, मुझे लगता है कि वहां प्रॉब्लम है, हमारी सोच में प्रॉब्लम है, किसान की सोच में प्रॉब्लम नहीं है। और हम उसको ऑल्टरनेटिव नहीं दे सकते। जब हम उसको ऑल्टरनेटिव नहीं देंगे तो वो क्या करेगा? वो उसी सिस्टम पे चलेगा, बीट एंड राइस। इसलिए किसान जो है, मेरा मानना है कि वो बेस्ट इकोनॉमिस्ट है, वो बेस्ट साइंटिस्ट है, वो जानता है कि उसके हित में क्या है और देश के हित में क्या है, वो नहीं डाइवर्ट कर रहा है। गलती हमारी है, गलती किसान की नहीं है। आप मक्की पे दीजिए उसको 2000। तो सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत के मामले से जुड़े 2 अनदेखे वीडियो। आज 2 ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिन्होंने जांच एजेंसियों की जांच का दायरा बढ़ा दिया और कई नए सवालों को जन्म दे दिया। इनमें से एक एक्सक्लूसिव वीडियो रिया और महेश भट्ट का है। इसमें महेश भट्ट किताब पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और रिया महेश भट्ट को सुन रही है। आखिर में रिया ताली बजाने लगती है। वहां एक तीसरा आदमी भी है जो ये वीडियो बना रहा है। जांच एजेंसियों को यह वीडियो एक आरोपी के मोबाइल फोन से मिला है, जिसका एक हिस्सा आज तक के पास है, जबकि यह पूरा वीडियो जांच एजेंसियों के कब्जे में है। दूसरा वीडियो सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती का है, जिसे कोई तीसरा व्यक्ति शूट कर रहा है। इस वीडियो में सुशांत एक सफेद बोर्ड पर कुछ लिखते हुए दिखाई देता है। इसे देखकर रिया काफी खुश नजर आती है। इस वीडियो में तीसरा शख्स कौन है, यह पता नहीं चल पा रहा है। Life that changes continuously and relentlessly. The voice of my master erupted from within the very marrow of my bones. Mahesh will burn in this fire called UG and become a fire of his own and not an extension of this fire called UG. UG has lit the fire and left the room, and it has been burning since. I know I can live up to the words of my master who told me, don't let anything douse this fire or quench this thirst within you, Mahesh. Let it burn within you and char you to ashes. Even though my house was on fire, I was not going to run out of it. I would stay inside, pour more gasoline and turn it to dust. हत्या और आत्महत्या के बीच उलझी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में यह नया वीडियो जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ा सबूत बन सकता है। इसे आपने अब तक ना तो देखा था और ना इसके बारे में सुना होगा। हमने इस वीडियो में छुपे सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी के कई कोड्स को डिकोड करने की कोशिश की। बिल्कुल अलग अंदाज में सुशांत सफेद बोर्ड पर प्लान बना रहे हैं। सुशांत सामने टेबल पर बैठी है रिया। कमरे में सुशांत और रिया के साथ तीसरा शख्स कौन है? सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर दिनों दिन सस्पेंस गहराता जा रहा है। मौत की मिस्ट्री हत्या और आत्महत्या के बीच उलझी हुई है, लेकिन इसी बीच आज तक ख्यात सुशांत और रिया का एक ऐसा वीडियो लगा है जिसे आपने अब तक ना देखा था, न इसके बारे में सुना होगा। एक बड़े से कमरे में सुशांत सिंह राजपूत है। सामने एक ऊंची टेबल पर सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया है और साथ में एक और शख्स है जिसकी पहचान अब तक गुमनाम है। सुशांत सफेद बोर्ड पर मार्कर से कुछ लिख रहे हैं। गौर से देखिए, सुशांत बोर्ड पर एरो बनाकर लिख रहे हैं आरसी, एसएसआर और एके। यहाँ आरसी का मतलब रिया चक्रवर्ती है, एसएसआर का मतलब सुशांत सिंह राजपूत और एके के लिए सुशांत ने अनु कपूर लिखा है। इन नामों के अलावा सुशांत ने हिंदी में लिखा है अनकही बातें। सुशांत की इस लेखनी का अर्थ भी अब तक पता नहीं है। हालांकि सफेद बोर्ड पर जो कुछ भी दिख रहा है उससे लग रहा है कि सुशांत एसएसआर और एके की टीम बना रहे हैं। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि यहाँ माहौल कितना खुशमिजाजी है। बैकग्राउंड में नुसरत फतेह अली खान की बेहद मशहूर गाने की धुन बज रही है। सुशांत के हावभाव को देखकर बिल्कुल समझा जा सकता है कि वो कितने बेतकल्लुफ अंदाज में, कितना मस्त मौला दिख रहे हैं। सुशांत और रिया के साथ एक और शख्स बैठा है जिसका चेहरा इससे पहले आपने कभी नहीं देखा है।
रिया कभी इससे तो कभी सुशांत से बात कर रही है। इस वीडियो की तारीख का भी पता नहीं है, लेकिन इतना तय है कि सुशांत की जिंदगी में रिया के आने के बाद ही ये वीडियो बनाया गया है। जांच एजेंसियों को भी इस वीडियो का एक बड़ा हिस्सा मिला है, जिसमें कई सुराग हैं। जांच एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये है आखिर कब का। इस वीडियो में दिखने वाला तीसरा शख्स आखिर है कौन? सुशांत सफेद बोर्ड पर क्या लिख रहे हैं? आज सुशांत इस दुनिया में नहीं है। आज सुशांत की मौत पर रहस्य का पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन इस अनदेखे अनजाने वीडियो से जो संकेत और संदेश निकलकर सामने आ रहा है, वो यही बता रहा है कि बिल्कुल बेफिक्र अंदाज में दिखने वाले सुशांत आखिर मौत को खुद कैसे गले लगा सकता है। कैसे कोई इतना क्रिएटिव इंसान अपनी दुनिया पर यूं पूर्ण विराम लगा सकता है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की ड्रग्स वाली जांच हर रोज बॉलीवुड को भूकंप के झटके देती है। आज बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन की एक और कड़ी सामने आई, जिसके बाद सवाल उठा है कि बॉलीवुड की ड्रग्स कंपनी का बिग बॉस कौन है। खबरों के विश्लेषण का सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर। सरकार द्वारा लोकसभा में कृषि बिल पारित हो जाने के बाद किसानों का गुस्सा बढ़ गया है। वे सड़कों पर उतर आए हैं। किसानों का कहना है कि सरकार उनको ये कानून बनाकर निजी कंपनियों की दया पर छोड़ देना चाहती है। इसमें वो मनमाने भाव पर उनकी फसल को खरीदेंगे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के आंदोलन के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है और नए कानून तो उनके लिए सुरक्षा कवच की तरह हैं। बता दें कि सरकार जो कानून बनाने जा रही है, उसके हिसाब से कोई भी व्यक्ति जिसके पास पैन कार्ड हो, वो कहीं भी किसानों से उनकी उपज खरीद सकता है। केंद्र सरकार का कहना है कि कृषि उपज का ट्रेडिंग एरिया जो अभी तक मंडियों तक सीमित था, उसे अब बहुत ज़्यादा विस्तार दे दिया गया है। जबकि किसानों का कहना है कि मंडी समिति के जरिए संचालित अनाज मंडियां उनके लिए ये आश्वासन थी कि उन्हें अपनी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल जाएगा। मंडियों की बाध्यता खत्म होने से अब ये आश्वासन भी खत्म हो जाएगा। किसानों के मुताबिक मंडियों के बाहर जो लोग उनसे उनकी उपज खरीदेंगे, वे बाजार भाव के हिसाब से खरीदेंगे और ये उन्हें परेशानी में डाल सकता है। हालांकि केंद्र सरकार यही कह रही है कि न्यूनतम मूल्य को खत्म करने नहीं जा रही है, लेकिन किसान मानते हैं कि इसका अंतिम नतीजा न्यूनतम समर्थन मूल्य का खत्म होना ही होगा। अभी तक देश में कृषि मंडियों की जो व्यवस्था है, उसमें अनाज की खरीद के लिए केंद्र सरकार बड़े पैमाने पर निवेश करती है। इसी के साथ किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का आश्वासन भी मिल जाता है और करों के रूप में राज्य सरकारों की आमदनी भी हो जाती है। ऐसी बिक्री पर आढ़तियों को जहां 2.5% यानी 2.5% का कमीशन मिलता है, तो वहीं मार्केट फीस और ग्रामीण विकास के नाम पर 6% राज्य सरकारों की जेब में जाता है। यही वजह है कि किसानों के अलावा स्थानीय स्तर पर आढ़तिये और राज्य सरकारें भी इसका विरोध कर रही हैं। ये बात अलग है कि जिन राज्यों में बीजेपी या एनडीए की सरकारें हैं, वे विरोध की स्थिति में नहीं हैं। कृषि क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे संकट और देश भर में किसानों की आत्महत्याओं के बावजूद खेतीबाड़ी करने वालों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एक निश्चित आमदनी की गारंटी की तरह था। इसलिए इससे किसी तरह की छेड़छाड़ या इस पर किसी तरह की आशंका किसानों को स्वीकार नहीं होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये कहा है कि विपक्षी दल भड़का रहे हैं, किसानों को गुमराह कर रहे हैं, दरअसल बात इसकी ठीक उल्टी है। किसान खुद उग्र हुए रखे हैं, उनके मन में ढेर सारी आशंकाएं हैं इन तीनों विधेयकों को लेकर जो कानून बनने जा रहे हैं, और उनकी आशंका का पर्याप्त पुख्ता आधार भी है, क्योंकि सब जानते हैं कि सरकार कृषि को कारपोरेट के हाथों में देना चाहती है और धीरे धीरे किसानों को इस पूरे कृषि के कारोबार से बाहर करने की फिराक में है। जाहिर है कि ये जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी, जिसमें एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य उन्हें दिया जाता था, वो धीरे धीरे खत्म होगा और मंडी के ज़रिए जो खरीदारी सरकार करती थी वो भी खत्म होगी और जो व्यापारी हैं उनके भरोसे ये किसान हो जाएंगे और व्यापारी जाहिर है कि उनसे
कम से कम कीमतों में खरीदेंगे, वहाँ समर्थन मूल्य का कोई मामला रह ही नहीं जाएगा। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी, और ख़ास तौर पर ऐसे समय जब कृषि ही एक ऐसा सेक्टर है जो इस मंदी के दौर में भी ठीक ठाक अच्छे ढंग से परफॉर्म कर रहा है, वो भी नष्ट होता जाएगा। तो ऐसा लगता है कि बड़े उद्योगपतियों को सौंपने के लिए कृषि को ये विधेयक लाए जा रहे हैं, और जाहिर है कि इससे आशंका है, और राज्य सरकारों का रेवेन्यू भी जा रहा है। आढ़तिये जो बीच में किसानों और सरकार के बीच में एक बिचौलिया की भूमिका अदा करते हैं, वो भी परेशान हैं। तो ये आंदोलन के उग्र होने के पूरे आसार हैं, और इससे पंजाब और हरियाणा सरकारें हिल गई हैं। दूसरे राज्यों पर भी इसका असर पड़े बिना नहीं रहेगा। 3 कृषि बिल के खिलाफ आज कई विपक्षी दलों और किसान संगठनों ने देश भर में प्रदर्शन किए। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज किसानों को भरोसा दिया कि ये बिल किसानों को बिचौलियों से सुरक्षा देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, किसानों से सरकारी खरीद पहले की तरह जारी रहेगी। ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है, गलत है, किसानों के साथ धोखा है। वहीं सरकार ने कृषि बिल के विरोध में दिया गया हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मेरा ये कहना था कि जिसके भले के लिए आप लेके आ रहे हैं, जब उसको वो विरोधी समझ रहा, आप ऐसा बिल ना लेके आए, उनको भरोसे में लेके आए। लोकसभा में कल 2 कृषि सुधार विधेयक पारित किए गए थे। अध्यादेश के विरोध में संसद में आज भी हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिल को लेकर सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसानों का मोदी सरकार से विश्वास उठ चुका है। उन्होंने कहा, शुरू से मोदी जी की कथनी और करनी में फर्क रहा है। जागृत किसान जानता है, कृषि विधेयक से मोदी सरकार बढ़ाएगी अपने मित्रों का व्यापार और करेगी किसान की रोजी रोटी पर वार।